नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे ब्रायोफाइट्स मास्टर क्लास, एंथोसेरोस, स्फैग्नम और फ्यूनेरिया की उपस्थिति, संरचना और जीवन चक्र के बारे में। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रायोफाइट्स को गहराई से समझना है। हमारे पास जो नोट्स और स्लाइड्स हैं वो बहुत ही तार्किक क्रम में व्यवस्थित हैं। बिल्कुल, और हम इन नोट्स का इस्तेमाल करके एक एक करके इन पौधों के हर रहस्य को खोलेंगे। मैं बता दूं कि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हम पादप जगत के उन परम योद्धाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने विकास के उस सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव को पार किया। हाँ, मतलब पानी से निकलकर सूखी जमीन पर अपना कब्जा जमाना। एकदम सही। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के एम्फिबियंस या उभयचर कहा जाता है, क्योंकि देखिए, भले ही इन्होंने जमीन पर रहना सीख लिया हो, लेकिन प्रजनन के लिए अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए इन्हें आज भी पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इनके पास ना तो गहरी जड़ें होती हैं, ना ही पानी को ऊपर खींचने के लिए कोई जटिल संवहनी प्रणाली, मतलब कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता। फिर भी इन्होंने कमाल की रणनीतियां विकसित की। तो चलिए स्लाइड 2 और 3 के आधार पर इस कहानी की शुरुआत एंथोसेरोस से करते हैं। हाँ, जिसे आम भाषा में हॉर्नवर्ड भी कहा जाता है। सही कहा। अब इसकी उपस्थिति की बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब दुनिया भर में सर्वव्यापी है। लेकिन इसे मुख्य रूप से बरसात के मौसम में नम और छायादार मिट्टी बहुत पसंद है। और अगर इसके शरीर की संरचना को देखें तो इसके पास कोई तना या पत्तियां नहीं होती। इसका शरीर बस एक थैलस कहलाता है, और ये थैलस डॉर्सीवेंट्रल होता है। डोर्सीवेंट्रल का मतलब ये एक चपटे रिबन या जमीन पर बिछे हुए हरे कालीन की तरह होता है। इसका जो ऊपरी हिस्सा सूरज की तरफ होता है, वो नीचे मिट्टी को छूने वाले हिस्से से बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, लेकिन नोट्स में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है इसकी कोशिकाओं के अंदर की मशीनरी। हर कोशिका में एक बहुत बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके ठीक बीच में पायरेनोइड नाम की एक संरचना होती है। बिल्कुल, ये एंथोसेरोस की बहुत बड़ी खासियत है। मतलब मैं तो इसकी तुलना एक बड़े सोलर पैनल से करूंगा। जैसे एक विशाल सोलर पैनल हो और उस पैनल के बिल्कुल बीचों बीच ऊर्जा स्टोर करने के लिए एक इनबिल्ट बैटरी लगा दी गई हो, जिसे हम पायरेनोइड कह सकते हैं। अरे वाह, सोलर पैनल और बैटरी का ये उदाहरण तो बहुत ही सटीक है। देखिए, पायरेनोइड मुख्य रूप से प्रोटीन का एक सघन केंद्र होता है, जिसके चारों ओर पौधे का भोजन यानी स्टार्च जमा होता रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण से क्लोरोप्लास्ट जो भी ऊर्जा बनाता है, ये पायरेनोइड उसे तुरंत स्टोर कर लेता है। गजब की व्यवस्था है। और एक और बात, ज्यादातर उन्नत पौधों में छोटे छोटे कई क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन एंथोसेरोस में ये जो एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पायरेनोइड है, ये इसे शैवाल या एल्गी के बहुत करीब लाता है। ये दिखाता है कि जमीनी पौधे वास्तव में प्राचीन जलीय शैवाल से ही विकसित हुए हैं। ये तो हुई ऊपर वाले हिस्से की बात। लेकिन अगर हम थैलिस के निचले एपिडर्मिस को देखें तो वहां राइजॉइड्स होते हैं। हाँ, वो धागे जैसी संरचना है जो ऐसे मिट्टी से चिपकाए रखती हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी निचले हिस्से में एक म्यूसिलेज गुहा भी होती है, एक तरह का चिपचिपा कमरा जहां नॉस्टॉक नाम के साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज रहती हैं। अब यहां मेरा एक सवाल है। पूछिए। देखिए, नॉस्टॉक इस म्यूसिलेज गुहा में मुफ्त में तो नहीं रह रहा होगा। मतलब क्या ये एंथोसेरोस को इस सुरक्षित आवास के लिए कोई किराया चुकाता है? हाँ, ये बिल्कुल मुफ्त नहीं है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सहजीवन यानी सिम्बायोसिस का उदाहरण है। यहाँ पूरा खेल नाइट्रोजन फिक्सिंग का चल रहा है। अच्छा। हाँ, हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे सीधे सोख नहीं सकते। तो यहाँ नॉस्टॉक एक फिल्टर का काम करता है। वो हवा की नाइट्रोजन को खींचकर उसे अमोनिया और दूसरे उपयोगी यौगिकों में बदल देता है, जिन्हें एंथोसेरोस आसानी से सोख लेता है। और बदले में एंथोसेरोस उसे घर और कार्बोहाइड्रेट देता है। मतलब ये तो एक परफेक्ट डील है। बिल्कुल, इसी डील की वजह से एंथोसेरोस कम पोषक तत्वों वाली मिट्टी में भी जिंदा रह पाता है। क्या बात है। अब स्लाइड 4 पर चलते हैं और एंथोसेरोस के उस हिस्से की बात करते हैं जिसने इसे हॉर्नवर्ट नाम दिया है, इसका स्पोरोफाइट। हाँ, वो सींग जैसी लंबी संरचना जो थैलिस के ऊपर से निकलती है। सही। नोट्स के मुताबिक इसके 4 मुख्य भाग हैं। सबसे नीचे एक फुट होता है, उसके ऊपर बेसिल मेरिस्टेम, फिर एक लंबा कैप्सूल
और बीच में एक कोल्यूमेला होता है। ये कोल्यूमेला एक केंद्रीय बांझ ऊतक होता है जो एक खंबे की तरह उस सींग को सीधा खड़ा रखता है। हाँ, और ये ब्रायोफाइट्स में सबसे उन्नत स्पोरोफाइट्स है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? अगर ये स्पोरोफाइट इतना उन्नत है और प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद बना सकता है, तो ये पूरी तरह से अलग क्यों नहीं हो जाता? ये अभी भी नीचे वाले गैमेटोफाइट पर क्यों निर्भर है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, इसका जवाब है पानी। स्पोरोफाइट हरा है, अपना खाना बना रहा है, लेकिन हवा में ऊपर बढ़ते हुए उसके पास मिट्टी से पानी खींचने का कोई साधन नहीं है। उसकी अपनी कोई जड़ें या राइजोइड्स नहीं है। ओहो, मतलब प्यासा रह जाएगा। बिल्कुल। इसलिए उसका जो फुट है वो नीचे गैमेटोफाइट में धंसा रहता है। वो एक प्लग की तरह काम करता है जो पानी और खनिजों को चूसता है। तो भोजन के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन पानी के लिए गैमेटोफाइट पर निर्भर है। और शायद जो बेसल मेरिस्टेम है वो इसे लगातार बढ़ने की ताकत देता है। एकदम सही। ज्यादातर ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट एक सीमा तक ही बढ़ता है, लेकिन एंथोसेरोस का बेसल मेरिस्टेम लगातार विभाजित होता है। ऊपर से कैप्सूल फटता है, बीजाणु उड़ते हैं और नीचे से नया ऊतक बनता रहता है। ये एक लगातार चलने वाली फैक्ट्री है। कमाल का मैकेनिज्म है। अच्छा, अब स्लाइड 5 और 6 पर आते हैं। यहाँ बात हो रही है स्फैग्नम की, जिसे हम पीट मोस भी कहते हैं। हाँ, स्फैग्नम तो दलदलों और ठंडे इलाकों का राजा है। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा हथियार है इसकी जल संचय क्षमता। इसकी पत्ती की शारीरिक रचना देखें तो उसमें 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक तो क्लोरोफिलस कोशिकाएं हैं जो जीवित हैं और हरी हैं, और दूसरी हैं हाइलीन कोशिकाएं। हाँ, जो कि मृत और खाली होती हैं। मैं तो इसे प्रकृति का एक बेहतरीन स्पंज कहूंगा, लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लगता है, किसी पौधे के जीवित रहने के लिए मृत कोशिकाएं इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती हैं? मुझे पता था आप ये पूछेंगे। देखिए, हाइलीन कोशिकाओं का मृत और खाली होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। परिपक्व होने पर ये कोशिकाएं जानबूझकर अपना सारा अंदरूनी हिस्सा नष्ट कर देती हैं और बस एक खाली खोल बन जाती हैं, ताकि उनमें पानी भर सके। बिल्कुल। इन खाली जगहों की वजह से स्फैग्नम अपने सूखे वजन से 20 गुना ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है। दलदली इकोसिस्टम में पानी का स्तर बदलता रहता है, तो ये जल भंडार इसके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। अरे वाह! और सिर्फ यही नहीं, ये पानी से पोषक तत्व खींचकर बदले में हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, जिससे आसपास का सारा पानी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अच्छा, तो इसी वजह से दूसरे पौधे वहां जिंदा नहीं रह पाते। हाँ, और इसी वजह से स्फैग्नम मरने के बाद सड़ता नहीं है, वो जमा होकर पीट बनाता है, जिसका इस्तेमाल हम ईंधन और बागवानी में करते हैं। मतलब ये अपने माहौल को पूरी तरह हाईजैक कर लेता है। गजब है। अब स्लाइड 7 के अनुसार इसके स्पोरोफाइट को देखते हैं। यहाँ तो कोई वास्तविक सीटा या डंठल मौजूद ही नहीं है, केवल कैप्सूल है। हाँ, इसमें कोई वास्तविक डंठल नहीं होता। तो फिर कैप्सूल को हवा में ऊपर उठाने का काम स्यूडोपोडियम करता है, और नोट्स कहते हैं कि ये स्यूडोपोडियम वास्तव में गैमेटोफाइट का ऊतक है। बिल्कुल सही। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी की लंबाई छोटी हो तो वो अपनी टांगें लंबी करने के बजाय एक स्टूल पर खड़ा हो जाए ताकि वो ऊंचा दिखे, और वो स्टूल स्यूडोपोडियम है। हंसने वाली बात नहीं है, ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। स्फैग्नम के स्पोरोफाइट ने खुद का सीटा विकसित नहीं किया, लेकिन बीजाणुओं को दूर तक फैलाने के लिए हवा का संपर्क जरूरी था। तो मुख्य पौधे ने यानी गैमेटोफाइट ने एक डंठल जैसी संरचना बनाकर कैप्सूल को ऊपर उठा दिया। हाँ, क्योंकि जमीन के पास तो हवा स्थिर रहती है। एकदम सही। और ये पीढ़ियों के विषम एकांतरण का मतलब हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन का बहुत सुंदर उदाहरण है। ये दिखाता है कि ब्रायोफाइट्स अपने बीजाणुओं को फैलाने के लिए कितने रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब अपने तीसरे ब्रायोफाइट पर चलते हैं, फ्यूनेरिया। ये स्लाइड 8 और 9 का विषय है। फ्यूनेरिया वही आम मॉस है जो हमें नमी वाली दीवारों पर दिखता है। हाँ, वही हरी मखमली चादर। तो इसके गैमेटोफाइट के 2 चरण होते हैं। पहला चरण है प्रोटोनीमा, जो एक प्रारंभिक फिलामेंटस चरण है, और दूसरा है पत्तेदार गैमेटोफोर, जिसमें बहुकोशिकीय राइजोइड्स होते हैं। बिल्कुल। तो मैं इसे ऐसे समझता हूं कि प्रोटोनीमा किसी इमारत की नींव या मचान की तरह है, और पत्तेदार गैमेटोफोर वो मुख्य इमारत है जिसे हम बाहर से देखते हैं। बहुत खूब।
प्रोटोनीमा सच में एक धागे जैसा जाल होता है जो मिट्टी को तेजी से पकड़ लेता है ताकि पौधा बारिश में बह न जाए, और उसी जाल से कई पत्तेदार गैमेटोफोर निकलते हैं। इसीलिए फ्यूनेरिया हमेशा गुच्छों में उगता है। और ये स्फैग्नम से अलग भी है ना? हाँ, बिल्कुल अलग है। फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में एक बहुत ही स्पष्ट और लंबा वास्तविक सीटा मौजूद होता है। यह स्फैग्नम की तरह गेमीटोफाइट के स्टूल पर निर्भर नहीं है, इसने अपना खुद का डंठल बना लिया है। हाँ, इसके पास फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों हैं। अब स्लाइड 10 और 11 पर आते हैं, जहां फ्यूनेरिया कैप्सूल के अंदर की बात है। इसके एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखें तो ऊपर एक ढक्कन है जिसे ऑपरक्यूलम कहते हैं, जो गिर जाता है। हाँ, सूखने पर वो अलग हो जाता है। और अंदर बीजाणु की थैली है और बीच में कोल्यूमेला है। लेकिन ऑपरक्यूलम के ठीक नीचे पेरिस्टोम दांत होते हैं। अब मेरा एक बहुत ही सीधा सवाल है, बताइए। बीजाणुओं को बाहर निकालने के लिए ऑपरक्यूलम का गिरना तो समझ आता है, लेकिन इन पेरिस्टोम दांतों की क्या आवश्यकता है? क्या ये सिर्फ सजावट के लिए हैं? नहीं, प्रकृति में कुछ भी सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता। ये पेरिस्टोम दांत वास्तव में बहुत ही काम की चीज है। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब हवा की नमी के प्रति संवेदनशील होते हैं। नमी के प्रति मतलब कैसे काम करते हैं ये? देखिए, अगर ढक्कन गिर जाए और मौसम बारिश का हो तो क्या होगा? सारे बीजाणु एक साथ नीचे गिरेंगे और पानी के कारण आपस में चिपक जाएंगे। अरे हाँ, और पौधे के ठीक नीचे गिर जाएंगे, फैल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, फैलाव का मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये दांत नमी सोखकर फूल जाते हैं और कैप्सूल का मुंह बंद कर देते हैं। और जब मौसम खुश्क होता है, हवा चलती है, तो ये सूखकर पीछे मुड़ जाते हैं। और तब बीजाणु धीरे धीरे हवा में फैलते हैं। एकदम सही। ये एक साथ बीजाणुओं को गिरने से रोकते हैं। यह प्रकृति की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। बिना दिमाग वाला एक स्मार्ट वॉल्व। और इसके बाद जीवन चक्र पूरा होता है। बीजाणु अंकुरित होते हैं, फिर निषेचन से जाइगोट बनता है, उससे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनता है, फिर कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है और वापस बीजाणु बन जाते हैं। हाँ, यही इनका हेटेरोमॉर्फिक जीवन चक्र है। तो चलिए अब स्लाइड 12, 13 और 14 पर आते हैं। तुलनात्मक मैट्रिक्स और परीक्षा के मुख्य बिंदु। मैं तेजी से इनका रिवीजन कर देता हूं। हाँ, बिल्कुल। एंथासेरोस में सरल थैलस, एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट, सींग जैसा स्पोरोफाइट और नॉस्टॉक होता है। स्फैग्नम पत्तेदार होता है, इसमें कई क्लोरोप्लास्ट होते हैं। स्यूडोपोडियम होता है और ये जल संचय करता है। और फ्यूनेरिया भी पत्तेदार है, इसमें वास्तविक सीटा है और पेरिस्टोम दांत हैं। एकदम सही समरी है। और मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एंथोसेरोस का स्पोरोफाइट सबसे उन्नत है, स्फैग्नम पीठ बनाता है। और एक बहुत जरूरी बात, सभी ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट ही प्रमुख होता है। हाँ, गैमेटोफाइट हमेशा स्वतंत्र होता है। और लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए नॉस्टॉक से जीवन किसमें है? एंथोसेरोस में। पीठ कौन बनाता है? स्फैग्नम। प्रोटोनीमा क्या है? ये मॉस का प्रारंभिक फिलामेंटस चरण है। देखिए, ये तुलना सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, ये हमें ये दिखाती है कि कैसे एक ही समूह के पौधों ने, ब्रायोफाइट्स ने, जमीन पर जीवित रहने के लिए अलग-अलग विकासवादी रास्ते चुने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्लाइड 15 के साथ हम चैप्टर मास्टर पर पहुंच गए हैं। तो जाते जाते एक विचार आप सभी के लिए। आज के इस अध्ययन से हमें पता चलता है कि ये पौधे बहुत छोटे हैं, इनमें असली जड़ें या जटिल संवहनी प्रणाली नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। फिर भी वे अत्यधिक ठंडे दलदलों से लेकर पुरानी दीवारों तक जीवित रहते हैं और पीठ बनाकर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देते हैं। आप खुद सोचिए, हमारे आसपास ऐसे और कितने अदृश्य या छोटे जीव हैं जो चुपचाप इस पूरी दुनिया का संतुलन बनाए हुए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।